I am Dr. Rakesh Kumar Da, Associate Professor, SPC Government College Ajmer, Department of Chemistry, Government College Ajmer. Today we will deal with proteins classification. प्रोटीनों के वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में हम बात करेंगे कि वास्तव में प्रोटीन्स का वर्गीकरण किस किस आधार पर किया जाता है। तो प्रोटीन का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है। इसमें प्रमुख रूप से 3 प्रकार हैं जिनको कि हम डिवाइड कर सकते हैं। प्रोटीन्स जो है उनका क्लासिफिकेशन उनके गुणों के आधार पर भी किया जा सकता है, मीन्स क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। प्रोटीन्स का जो क्लासिफिकेशन है दैट कैन ऑल्सो बी डन बाय क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंपोजिशन, अर्थात संगठन के आधार पर भी उनका वर्गीकरण किया जा सकता है और इसी प्रकार से उनके कार्यों के आधार पर भी उनका वर्गीकरण किया जा सकता है, मीन्स क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। अर्थात मुख्य रूप से ये 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन के तरीके हो सकते हैं। सर्वप्रथम हम यहाँ पर गुणों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं कि किस तरह से गुणों के आधार पर प्रोटीन्स का वर्गीकरण किया जा सकता है। इस आधार पर प्रोटीन के 2 प्रमुख रूप में हम इनको बांट सकते हैं। पहला फाइब्रस प्रोटीन्स और दूसरा ग्लोबुलर प्रोटीन्स। फाइब्रस प्रोटीन्स अर्थात रेशेदार प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन्स अर्थात गोलाकार प्रोटीन। रेशेदार प्रोटीन्स जो हैं फाइब्रस प्रोटीन, ये प्रोटीन्स मजबूत रेशेदार संरचना युक्त जल और अन्य विलायकों में अविलेय होते हैं, लेकिन सांद्र अम्लों और क्षारों में ये विलयशील होते हैं। हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले रेशे, बाल, नाखून, त्वचा आदि इसी वर्ग के प्रोटीन से बने हुए होते हैं। गोलाकार प्रोटीन अर्थात ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ये प्रोटीन सटी हुई अवस्था में फोल्ड होकर गोलाकार आकृति युक्त संरचना बनाते हैं और जल तथा अन्य विलायकों के साथ साथ ये तनु अम्लों एवं क्षारों में भी विलयशील होते हैं। समस्त एंजाइम, कई हार्मोन्स, इंसुलिन, थायरोग्लोबिन आदि और एंटीबायोटीज, हीमोग्लोबिन, फाइब्रिनोजिन, एल्ब्यूमिन, केसीन इसी प्रोटीनों के उदाहरण हैं। इसी तरह से ये तो हुए दोनों वर्गीकरण ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। अब यदि हम उनके कंपोजिशन के बारे में उनका वर्गीकरण करें तो प्रोटीन अणुओं के संगठक के आधार पर इनका वर्गीकरण प्रमुख रूप से 3 भागों में किया जा सकता है, जिसको हम सिंपल प्रोटीन, एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स और एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और इसी तरह से स्क्लेरोप्रोटीन, एल्ब्यूमिनाइड, कोलेजन्स, स्टारिन, ग्लूटेनिन, हिस्टोन, प्रोप्लामिन, प्रोटामिन आदि इनके प्रकार हो सकते हैं। और इसी तरह से जो सिंपल प्रोटीन के अलावा जो प्रोटीन हैं जिनको हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहते हैं, वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन भी न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, मेटलोप्रोटीन और डेराइव्ड प्रोटीन प्रकार के हो सकते हैं। अर्थात मुख्य रूप से सिंपल और जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हैं इनके अलग अलग उदाहरण हैं। हम संगठक प्रोटीन, संगठन के आधार पर जो सरल प्रोटीन है उसके बारे में आज बात करेंगे। सरल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन जो हैं, ये प्रोटीन जल अपघटन करवाने पर केवल अमीनो अम्लों मुक्त करते हैं, जबकि कुछ ऐसे सरल प्रोटीन का भी हम अध्ययन हो चुका है जो जल अपघटित होकर अमीनो अम्लों के साथ साथ कुछ कार्बोहाइड्रेट भी बनाते हैं। विभिन्न विलायकों में इनकी विलेयता और ऊष्मा के प्रभाव, ऊष्मा पाकर ये स्कंदित हो जाते हैं या नहीं के आधार पर हम इसे कई वर्गों में बांट सकते हैं। इनके आधार पर प्रमुख
रूप से वर्णन इस तरह का है। एल्ब्यूमिन्स ये जल से विघटित विलयशील प्रोटीन होते हैं जो गर्म करने पर स्कंदित कोगुलेट हो जाते हैं। ये पौधे तथा जानवरों में पाए जाते हैं। अंडे की जो एल्ब्यूमिन होता है, रक्त में पाए जाने वाला सीरम, गेहूं में पाए जाने वाला ल्यूकोसिन और मटर में पाए जाने वाला लेग्युलिन इस प्रकार के इस वर्ग के उदाहरण हैं। ग्लोबुलिन जो है ये जल में अविलेय है, किंतु जल विलेय लेकिन लवण जल में विलयशील होने के कारण ये ऊष्मा पाकर कोगुलेट हो जाते हैं। ऐसे पौधे तथा जानवरों दोनों में पाए जाते हैं। सीरम ग्लोबुलिन रक्त, गेहूं का एवं अन्य बीजों से एडिस्टीन, सेम का फैसियोलिन, सेम का और मटर का लेग्यूमिन, आलुओं में ट्यूबरिन, बादाम में एमेडिसिन आदि इनके उदाहरण हैं। स्टीरियो प्रोटीन तथा एल्ब्यूनाइड जो होते हैं, स्टीरियो प्रोटीन और एल्ब्यूनाइड्स ये जल, लवण, विलयन तथा अन्य विलायकों में अविलेय होते हैं, लेकिन सांद्र अम्ल अथवा क्षार में विलयशील होते हैं। ये केवल जानवरों में पाए जाते हैं और उनके ढांचीय संरचना स्केलेटल स्ट्रक्चर में भाग लेते हुए हैं और इनका नाम स्टीरियो प्रोटीन पड़ा। शरीर के बाह्य रक्षक के रूप में इन्हीं से बने हुए रहते हैं। बाल, खुर, सींग आदि प्रोटीन, केराटिन तथा रेशम का प्रोटीन फाइब्रोबाइन आदि इस वर्ग के उदाहरण हैं। इन एंजाइमों में कोई क्रिया नहीं होती है और इन्हें दो उपवर्गों में बांट सकते हैं, कोलेजेंस और स्टास्टिन। इलेस्टिन और कोलेजिन जो होते हैं ये त्वचा में हड्डियों के रूप में हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले तंतुओं में पाए जाते हैं। जल के साथ साथ उबलने पर यह विलयशील प्रोटीन जिलेटिन बनाते हैं और इसके साथ पेप्सिन तथा ट्रिप्सिन क्रिया करते हैं। इलेस्टिसिन ये धमनियों तथा हड्डियों की मांसपेशियों के मध्य तंतुओं में पाए जाते हैं और ये जल के साथ उबालने पर जिलेटिन नहीं बनाते हैं। ये ट्रिप्सिन के साथ धीरे धीरे प्रभावित होते हैं। ग्लूटिनिन ये जल और तनु लवण विलयन में अविलेय होते हैं, लेकिन इन तनुओं और क्षारों में विलयशील होते हैं और ये गर्म करने पर स्कंदित हो जाते हैं। इन प्रोटीनों में ऑर्जिनिन प्रोटीन तथा ग्लूटामिक एसिड जैसे अमीनो अम्लों में अधिक मात्रा में पाई जाती है। गेहूं में ग्लूटिनिन तथा चावल के ऑर्जिनिन इसी वर्ग के उदाहरण हैं। हिस्टोन ये जल में विलयशील लेकिन अमोनिया विलयन में विलय होते हैं। सांद्र अमोनिया जल के साथ अमोनियम लवणों के साथ अनुपस्थिति में अविलेय रहते हैं। गर्म करने पर ये स्कंदित हो जाते हैं तथा स्टिरीन आर्जिनिन के बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, जबकि ट्रिप्टोफैन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। इसमें स्टिरीन तथा मेथिलालिन की भी अत्यंत अल्प मात्रा पाई जाती है। पेप्सिन तथा ट्रिप्सिन द्वारा जल अपघटन हो जाते हैं। स्टिरीन न्यूक्लिक अम्लों द्वारा हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट का भाग है। इसी तरह से प्रोपेमीन्स जो हैं ये जल लवण में अविलेय होते हैं और जब तनु अम्लों और क्षारों के 60 से 90% अल्कोहल में विलयशील होते हैं, ऊष्मा पाकर स्कंदित नहीं होते हैं तथा इसमें प्रोपेलिन की मात्रा अधिक होती है, जबकि ग्लूटासिन तथा का अभाव होता है। गेहूं का ग्लियोडिन, मक्की का प्रोटीन जीन जिसको कहते हैं तथा जी का प्रोटीन आर्डिन इस वर्ग के उदाहरण हैं। प्रोटामिन ये जल तनु अमोनिया तथा क्षारों में विलयशील होते हैं और ये गर्म करने पर स्कंदित नहीं होते हैं। तीव्र क्षारीय प्रकृति होने के कारण एथेनॉल तथा इसके विलयन में इसके आर्जिनिन में इसकी बहुत कम मात्रा होती है और इसमें गंधक बिल्कुल नहीं होता है। ये पेप्सिन तथा जल अपघटित नहीं होते हैं। इसी तरह से अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे अबाउट द कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। अभी जो हमने पढ़ा दैट वाज सिंपल प्रोटीन
In next class, we will deal with conjugated proteins.